Hello, my dear students. Good afternoon to all of you. Today discuss the topic is pharmaceutical legislation. तो हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है और फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का पर्पज क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। तो आओ आज थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेशंस का मतलब होता है कानून प्रणाली और कानून व्यवस्था। तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं या हमारे जो भी सिस्टम्स हैं उसमें किस तरीके से हम लोग कानून की रूल रेगुलेशंस को कंट्रोल करें, उसकी व्यवस्था को मान के चलें, उसकी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वर्क करें, जॉब करें या हमारे जो भी सिस्टम से उसको चलाएं। तो कानून में क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे एक ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी एक सिस्टम्स को, हमारे एक घर को चलाने के लिए, हमारे एक फैमिली को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, कुछ नियम कानून की ज़रूरत होती है। उस नियम कानून के अंदर रह के हमको काम करनी रहती है, नहीं तो हमें पनिश्ड किया जाता है। तो उसी तरीके से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसमें कुछ डिसिप्लिन रूल होती है, कुछ मेंटेनेंस रूल होती है, किस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स या स्टाफ के अंदर हमारी जो भी कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करके रखें। मतलब हर तरीके की एक एक रूल रेगुलेशंस होती है हर जगह। तो हम फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का मेन मतलब क्या है, इंट्रोडक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। इन एंशिएंट टाइम देयर वेर नो रिटन लॉ even in the area of drugs and pharmaceuticals. In the absence of any law, the practice of manufacturing of a substandard, spurious, adulterated and even imported drugs was prevalent in India. Thus the need of the pharmaceutical legislation was felt. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत साल पहले जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम, उसके पहले हम लोग का क्या होता था कि हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स था उसमें कोई फार्मास्यूटिकल सिस्टम बोल के कुछ नहीं था। उस टाइम पे किसी को एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता था और जो भी हमारे मरीज थे उनको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के इलाज से ही ठीक किया जाता था। अगर कोई ऐसा पेशेंट होता था जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही ठीक नहीं हो पाता था तो डेथ में कन्वर्ट हो जाता था, मतलब उसका जान गंवाना पड़ता था उसको। तो उसी तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे इंडिया में कुछ ऐसे ईस्ट इंडियन कंपनी सब आए और हमारे जो अंग्रेज की शासन थी उस टाइम पे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट टाइम एलोपैथिक मेडिसिन्स इंडिया में लाई। लेकिन उसके पहले जितने भी थे वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी इन सभी की तो वजह से ही हमारे इंडिया में आदमी या इंसान या ह्यूमन बीइंग जिंदे रहते थे। अगर वो काम नहीं करता था तो मर जाते थे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे इंडियन होते थे जो उस टाइम पे जान गंवाते थे और उनको जड़ी बूटी की नोक पे काम नहीं करना होता था। तो इसी तरीके से उस टाइम पे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ कंपनियां खोली। उस कंपनियां ने किस तरीके से खोली, उनका पर्पस क्या था, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, हम लोग वो पहले देख लेते हैं। तो उसका कुछ डेफिनेशंस भी है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का डेफिनेशंस क्या हुआ कि इट इज़ ए लेजिस्लेशंस विच कवर्स वेरियस लॉ एनेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम by the government for regulations of education, practice, pharmaceutical industry for the promoting of the healthcare systems and safeguarded public health। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कुछ लॉ को कवर किया गया इसके अंदर
कुछ लॉ को डेवलप किया गया है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मीन्स कानून। तो इसमें ऐसा कुछ लॉ कानून व्यवस्था को डेवलप किया गया है और उसको रिवाइज्ड किया जाता है, टाइम टू टाइम रिन्यू किया जाता है, टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम से, प्रैक्टिस सिस्टम से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिस्टम से, फर्दर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए या फिर हमारे पब्लिक के लिए, पब्लिक के हेल्थ के सेफ के लिए जो भी हमारे लॉ है उसको टाइम टू टाइम रिन्यू किया जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम्स और पब्लिक के लिए जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कि प्रैक्टिस है कि एजुकेशन से, इसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा रिन्यू किया जाता है, रिवाइज्ड किया जाता है और एक न्यू लॉ, न्यू सिस्टम्स, न्यू कानून बनाया जाता है। तो उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको गवर्नमेंट रेगुलेशन करता है। उसका पर्पज़ क्या है? तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि टू एंश्योर दैट द पेशेंट रिसीविंग द ड्रग्स ऑफ ए रिक्वायर्ड क्वालिटी which is tested and evaluated for the safety and efficacy in their intended use। तो पेशेंट जो भी ड्रग्स रिसीव कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रिप पे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मतलब लिखा गया है, लेबलिंग है, उसी क्वांटिटी में प्रोडक्ट पेशेंट को मिल रही है कि नहीं, उसी क्वांटिटी में डोज पेशेंट को मिल रही है कि नहीं, which आर टेस्टेड एंड इवेल्यूशन, उसको टेस्ट इवेल्यूशंस करके उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को ध्यान रखते हुए पेशेंट को सही से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन्स मिल रही है कि नहीं। तो क्वालिटी और क्वांटिटी की बेसिस में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट होना चाहिए। ये हमारे लेजिस्लेशंस और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का रूल है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस इन इंडिया में क्या हो रहा था, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हमारे कुछ ऐसे पर्सन्स थे, हमारे ऐसे कुछ एंशिएंट पर्सन्स थे जिन्होंने हमारे अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे लिए फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स के खिलाफ लड़े, न्यू फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स बनाए, उसमें कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस को डेवलप किया, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए और उसकी वजह से आज हमारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स इतने ऊपर में हैं, इतने अच्छे कदम पे हैं और इतने अच्छे से मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग और रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मतलब दे पा रहा है हमारे इंडियन पर्सन्स को। इसीलिए इसके पहले हमारे क्या होते थे कि खाली जड़ी बूटी के वर्क होती थी, किसी को भी ये नहीं पता था कि एलोपैथिक है क्या, एलोपैथिक किस तरीके से काम करती है, एलोपैथिक मेडिसिन्स भी है बोल के उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी सब आए, अंग्रेज़ों ने अपने तरफ से कुछ कंपनियां बनाई और उन कंपनियों में बाहर से जो भी इंपोर्ट होती थी मेडिसिन्स, उससे वो सेलिंग करते थे और पेशेंट्स की जानें बच जाते थे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे कंपनी सब आई। फर्स्ट हमारे इंडिया में जो हमारे ओरिजिन है थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट 1811 में फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने केमिस्ट शॉप ओपन की, किसके थ्रू ओपन की, मिस्टर बकरेट के थ्रू। तो इसने क्या किया, इस केमिस्ट शॉप में उस टाइम पे ओनली सेलिंग करते थे, बाहर से इंपोर्ट करके मेडिसिन्स और सेल करते थे। लेकिन आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल के बाद उसने उसमें धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की। तो इसने कब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, 1910 में। तो इसने 1910 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की, जो हमारे टिंचर और स्प्रेड मटेरियल हैं उनकी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की। नेक्स्ट कंपनी हमारे इंडिया में खुली बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि हमारे 1911 में ओपनिंग हुई थी और इसके
1918 में ओपनिंग हुई थी। और इसमें हमारी क्या हुई थी कि मतलब ये भी अपने धीरे धीरे फिर कुछ साल बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की। उसी तरीके से और एक स्मॉल फैक्ट्री ओपन हुई टीके जाजरा ने ओपन की। वो भी उसी तरीके से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट की। लेकिन ये सभी लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे ये हमारे इंडिया के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी के नहीं थे। तो ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे हमारे इंडिया में वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी के नहीं हो पाते थे, सफिशिएंट क्वांटिटी के नहीं हो पाते थे। तब भी हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो उसके बाद सब ऐसे बहुत सारे चीपर कंपनी सब आए जिसने अपनी फ़ायदा देखते हुए, अपनी मुनाफा देखते हुए उसने चीप मेडिसिन सब की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और चीप मेडिसिन सबसे मार्केट में सेलिंग करने लगे, जिससे कि हमारे इंडियंस की जान भी जाने लगी। तो और कुछ हिस्ट्री है हम लोग देख लेते हैं। इंडियन मेडिकल गैजेट reports that there was absolutely no control over the manufacturing, import, selling and distribution of the drugs in India। तो जो गैजेट थे एक मेडिकल ऑफिसर उसने इंडिया के मेडिकल्स गवर्नमेंट को रिपोर्ट की कि हमारे जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इंपोर्ट प्रोसेस है, सेलिंग प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है ड्रग्स का, ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सेवरल डेथ हैज़ बीन रिपोर्टेड ड्यू टू द स्पेशल ड्रग्स एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे डेट हो जा रहे हैं किसकी वजह से डेट हो रहे हैं, कुछ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स और कुछ स्पोरियस ड्रग्स, कुछ चीप मेडिसिन और कुछ मिक्स मेडिसिन के वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। ड्यू टू द एडवर्स रिपोर्ट the protest done by the people within the outsides of country regarding the above mentioned fact। तो इसका एडवर्स रिपोर्ट भी हम लोग दे चुके हैं कि पीपुल इन विथिन एंड आउटसाइड द कंट्री मेंशन नहीं कर पा रहे हैं कितने काम किस तरीके से डन हो रहा है। तो हमने इसमें उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरीके से मतलब बहुत सारे ऐसी चीप मेडिसिन सबकी डेवलप्ड होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, सेलिंग होने लगी, डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी और जिसके वजह से हमारे इंडियंस की डेथ होने लगी। तो उसके बाद कुछ ऐसे हिस्ट्री सब ओपन हुई। हमारे ड्रग्स के बिल इंट्रोड्यूस्ड हुए फर्स्ट 1933 में। उसके बाद जो बिल इंट्रोड्यूस्ड हुए वो ओनली इंपोर्ट की हुई। इंपोर्ट के बिल इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद 1937 में ओनली इंपोर्ट के बिल इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिल नहीं थे, ना इंट्रोड्यूस्ड होते थे। तो धीरे धीरे फिर एक एक्ट लागू हुई जिसका नाम हुआ ड्रग्स एक्ट, 1940 में लागू हुई थी, पास हुई थी। उसके बाद उस एक्ट को एडेंडम करके रिवाइज करके एक न्यू एक्ट में डेवलप किया गया, उसका नाम हुआ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948। इसमें क्या हुआ कि हमारे जितने भी ड्रग्स प्रोडक्ट हैं और कॉस्मेटिक मटेरियल्स हैं उनके रूल रेगुलेशंस के बारे में इस एक्ट में दिया गया है और अगर उसको ना फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या पनिश्ड किया जाएगा वो भी इसी एक्ट में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस पर्पज़ में हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस को हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस इज यूज्ड टू प्रमोट एंड रेगुलेटेड बाय द हेल्थ केयर सिस्टम्स। तो हमारे जो भी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस इज टू प्रोमोट एंड रेगुलेटेड बाय द हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस है इसको रेगुलेट करने के लिए और प्रोमोट करने के लिए, इसका डेवलप करने के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ वे हैं जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं।
तो फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सिस्टम्स को फर्स्ट हम लोग प्रमोट करते हैं थ्रू प्रोफेशंस और बिजनेस। तो एजुकेशनल थ्रू में और बिजनेस थ्रू में हम उसको डेवलप कर सकते हैं। कुछ पब्लिक के सेफ गार्डेड को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक के हेल्थ के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम उसका डेवलप कर सकते हैं। ऐसे कुछ इंडिजीनियस ड्रग्स हैं जिसका रिसर्च टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे डेवलप कर सकते हैं। इंडिजीनियस ड्रग्स मतलब क्या हुआ कि हमारे जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक सिस्टम से, उसके रिसर्च सिस्टम्स को डेवलप करके उसके इम्प्रूवमेंट करके हम लोग उस हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी डेवलप कर सकते हैं। और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होगा उसके प्राइस को भी कंट्रोलिंग करके हम हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर उसके डेवलपमेंट को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का मेन स्कोप क्या है। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस एक ऐसा सिस्टम्स है जिससे हम लोग जिसको हम लोग रीड करके उसके नियम कानून के बारे में हम लोग जान सकते हैं, उसके रूल रेगुलेशंस के बारे में जान सकते हैं। और अगर उस रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके पेनल्टी के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का स्कोप क्या है? इट इज़ टू गिव्स द राइट मेडिकेशन टू द राइट पेशेंट्स एट राइट टाइम बाय द राइट पर्सन्स दैट इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही सही से मेडिसिन दे सकता है, उसका डोज सही से जान सकता है, उसका टाइम सही से जान सकता है, किस टाइम पे वो प्रोडक्ट मेडिसिन देना है और कौन से पर्सन्स को देना है और कौन से मेडिसिन देना है। ये एक रजिस्टर्ड फार्मेसी ही सही से जान पाता है। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस का मतलब यही हुआ कि इट गिव्स द राइट मेडिकेशन, सही मेडिसिन देना, सही पर्सन्स को देना एट सही टाइम पे, राइट टाइम पे, बाय द राइट पर्सन्स। जो पर्सन्स को जिस चीज़ की बीमारी है उसी चीज़ की उसे मेडिसिन देना है, ना कि दूसरे चीज़ की देना है। तो उसी तरीके उसी चीज़ को जानने के लिए एक रजिस्टर्ड फार्मेसी की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशंस लेजिस्लेशंस का एनेक्ट हुआ था। तो उस टाइम पे हमारे फर्स्ट रूल रेगुलेशंस एनेक्ट हुआ था 1940 में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस होने के पहले ये रूल लागू हो गए थे। लेकिन फिर हमारे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी सब थे, जो हमारे विदेशी थे, वो हमें इंडिपेंडेंट किए। उसके बाद 1940 में एक फार्मेसी एक्ट लागू हुई। इसमें हमारी जो भी फार्मेसी प्रोफेशंस में कितने मतलब पर्सन्स होने चाहिए, क्या उसका कंपोजिशन है, क्या पेनल्टी है, क्या रूल है, सब इसके में दिए गए हैं। उसके बाद 1954 में ड्रग्स मैजिक रेमेडीज एक्ट लागू हुए। इसमें हमारे ड्रग्स की जो भी रूल रेगुलेशन से सारी दिए गए हैं और उनकी पेनल्टी भी दी गई हैं। नेक्स्ट 1955 में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट लागू हुए। उसके बाद 1995 में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट लागू हुए, जिसमें कि हमारे ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोलिंग करना, उसके रूल रेगुलेशंस के बारे में जानना और उसकी पेनल्टी के बारे में जानने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारे इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट लागू हुए 1970 में। उसके बाद जो हमारे नारकोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक्ट लागू हुए थे। वो कब हुए थे? 1985 में। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे इंडिया में फिर एक्ट सब लागू होने लगी और उसके कंट्रोलिंग के रूल रेगुलेशंस की एडम्डन भी होने लगी, रिवाइज्ड होने लगी, न्यू रूल रेगुलेशंस डेवलप्ड होने लगी और हमारे इंडिया में अभी फार्मासिस्ट सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया है। तो उसके बाद हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी
बुक्स ऑफ रेफरेंस, बुक्स ऑफ डेवलप्ड किए गए, रिटन किए गए, पब्लिश किए गए, वो बुक्स सब क्या हैं। तो फर्स्ट हमारे इंडिया में एक फार्माकोपिया नाम से बुक पब्लिश किया गया, जो कि पहले तब ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसको एडेंट करके हमारे इंडिया फार्माकोपिया में एनेक्ट किया गया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया थे 1948 में, और इंडिया फार्माकोपिया पब्लिश हुए 1955 में ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुए, सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया 1966 में, थर्ड 1988 में, फोर्थ 1996 में, फिफ्थ 2007 में, सिक्स 2014 में, और सेवेंथ एडिशन 2018 में हमारे इंडिया में फार्माकोपिया बुक की पब्लिश्ड हुई। तो 2008 में भी हमारे ऐसे एक बुक पब्लिश्ड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में इन सभी को कंट्रोल करने के लिए कुछ कमेटी भी बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो या विदेशियों की शासन थी, उस टाइम पे ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ऐसी कोई संस्था नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या करते थे, कोई भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक एक कमेटी बनाए जाते थे, उस कमेटी के थ्रू रेगुलेट किए जाते थे। तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। वो इंक्वायरी कमेटी किसके थ्रू बनाई गई, हमारे एक आर.एन. चोपड़ा नाम की एक एलिजेड पर्सन से, जो कि 1931 में इनके चेयरमैनशिप में इंडिया गवर्नमेंट के अप्रूवेशन के थ्रू ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का मेन पर्पस क्या था कि ये कमेटी कैसे हमारे इंडिया में स्मूथली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, इंपोर्ट प्रोसेस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होगा और सेलिंग प्रोसेस होगा ड्रग्स का, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। तो ये कमेटी वाज आस्क्ड टू गिव द रिकमेंडेशन फॉर द स्मूथ कंट्रोलिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग ऑफ द ड्रग्स इन पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ के लिए एक स्मूथ कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए स्मूथ कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ऑफ ड्रग्स के कैसे अच्छे से मैन्युफैक्चर हो पाए, रिक्वायर्ड क्वांटिटी की मैन्युफैक्चरिंग हो पाए, अच्छे से इंपोर्ट हो पाए, इंपोर्ट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेलिंग कैसे होगा, इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ये कमेटी को बुलाया गया था और बनाया गया था, डेवलप किया गया था। तो ये कमेटी ने उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट्स थे उनको कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड किए थे। तो उस टाइम पे उसने मैक्सिमम 19 रिकमेंडेशन प्रोवाइड की थी, लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे ओनली 3 to 4, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के बेसिस है। ठीक है, तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या था कि हमारे इंडिया में एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फॉर्मेशन होना। द फॉर्मेशन ऑफ द CPC एंड SPC, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो दीज काउंसिल्स शुड लुक आफ्टर एजुकेशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशंस एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्मासिस्ट। तो जो भी एजुकेशंस कंप्लीट होने के बाद उसका ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए जो भी पर्सन्स आते हैं तो उनका एक फार्मासिस्ट टैग लग जाती है। तो उनके नेम, एड्रेस के बारे में एक कंप्लीट मेंटेनेंस रिकॉर्ड होना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ द ड्रग्स मेडिसिनरी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट कंट्रोल करो जो कि हमारे ड्रग्स के मशीनरी को, ड्रग्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जो भी मशीन प्रोडक्ट हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट हो और वो सही से उसे कंट्रोल कर पाए। जितने रिक्वायर्ड क्वांटिटी की मेडिसिन चाहिए वो जो दे पाए और उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं
वो प्रोवाइड कर पाए, उसे कंट्रोल कर पाए। तो उस तरीके की एक डिपार्टमेंट रिक्रिएशंस करने के लिए वो रिकमेंडेशन किए थे। नेक्स्ट था फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड इट्स ब्रांचेस। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी मतलब एक ऐसा लेबोरेटरी क्रिएट करो, फॉर्मेशंस करो जो कि सेंट्रली होगा और वो हमारे जो भी ड्रग्स हैं उससे टेस्टिंग इजीली करवा पाए, सही से करवा पाए। और इसके हर एक ब्रांचेस स्टेट वाइज भी होनी चाहिए कि स्टेट में भी इसकी फंक्शनिंग अच्छे से हो पाए। तो इस तरीके के कुछ रिकमेंडेशंस वो प्रोवाइड किए थे गवर्नमेंट को ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने। तो ये हमारी थी उसकी एक फ्लो चार्ट्स, ठीक है। तो इनिशियली द गवर्नमेंट वाज रिलुक्टेंट टू इम्प्लीमेंट दीज रिकमेंडेशन टू कंट्रोल द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को भी सुनते हुए गवर्नमेंट ने उस पर काम करना शुरू किया। उसके बाद हमारे धीरे धीरे और भी कमेटी की डेवलप्ड होने लगी और भी कुछ ऐसे पर्सन थे जिनके चेयरमैनशिप में हमारी कमेटी सब स्टार्ट हुई और उस कमेटी के भी डिफरेंट रिकमेंडेशन थी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थी। उस ऑब्जेक्ट के बेसिस में उसने काम किए। तो फर्स्ट कमेटी थी DEC ड्रग इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद आए बोरहे कमेटी अक्टूबर 1943 में पब्लिश मतलब डेवलप्ड हुआ। इस कमेटी किसके चेयरमैनशिप में हुए? सर जोसेफ बोरे के चेयरमैनशिप में इस कमेटी को फॉर्मेशंस किया गया, डेवलप किया गया। इस बाय द अप्रूवेशंस ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवेशंस में चेयरमैनशिप अब सर जोसेफ बोरे ने इस कमेटी को बनाया था। और इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? हमारे हेल्थ के सर्विस और उसके सर्वे और उसके डेवलप के बेसिस में इसमें वर्क करने का उनका ऑब्जेक्ट था। तो इनका रिकमेंडेशंस क्या था? इस कमेटी का मेन रिकमेंडेशन था एस्टेब्लिश्ड ऑफ एन ऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड प्रोविजनल फार्मास्यूटिकल काउंसिल, स्ट्रेथनिंग ऑफ द प्रोफेशन स्टैंडर्ड ऑफ फार्मासिस्ट, मेंटेनिंग डिसिप्लिनरी कंट्रोल, स्टार्टिंग रिवाइज कोर्स ऑफ स्टडी, setting of the central drug laboratory and rigid enforcement of the drugs cosmetics act। तो इसका मेन रिकमेंडेशन था कि हमारे जो भी सिस्टम थे उसमें पहले डिसिप्लिनरी कंट्रोल होना चाहिए, फिर स्टैंडर्ड प्रोफेशंस स्ट्रेथनिंग करना चाहिए, मतलब प्रोफेशंस को इस तरीके से स्टैंडर्ड वे में मनाना चाहिए जो कि हर कोई उसे जान सके, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सके। नेक्स्ट था कि हमारे जो कोर्स ऑफ स्टडी है उसको रिवाइज किया जाए स्टार्टिंग से, और हमारे ड्रग सेंट्रल लेबोरेटरी जो उसकी सेटिंग अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट है कि हमारे जो ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट है उसकी रिगिड और एनफोर्समेंट को उसको सही से एडम्प्ट किया जाए, उसके रूल रेगुलेशंस को सही से बनाया जाए और उसके ऊपर ही काम किया जाए, ठीक है। तो वो उनके मेन रिकमेंडेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी ओपन हुई और फॉर्मेशंस हुई भाटिया कमेटी। ये कब हुई थी? 1953 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943 अपॉइंटेड दिस कमिटी, भाटिया कमिटी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मेजर जनरल SL भाटिया। तो सर मेजर जनरल SL भाटिया के चेयरमैनशिप में इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में अपॉइंट की भाटिया कमेटी को। इसमें क्या इनका ऑब्जेक्ट था कि मेड द एक्सप्रेहेंसिव इंक्वायरी इनटू द वर्किंग ऑफ ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इनका मेन पर्पस था कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी वर्किंग अच्छे से होना चाहिए। तो उसके ऊपर वो काम करने के लिए ये कमेटी को बनाया गया था। इन जून 1954 मैक्सिमम 212 रिकमेंडेशंस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय दिस कमेटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी बनाया गया मेडुला कमेटी।
इन 1959 हेल्थी सर्विस एंड प्लानिंग द कमिटी अपॉइंटमेंट। तो हमारे सर्विस हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी हेल्थ के ऊपर वर्क करने के लिए ये कमेटी का प्लान किया गया और उसको अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण श्यामी मेडुला के अंडर में ये कमेटी को बनाया गया। तो इस कमेटी का रिकमेंडेशंस क्या था, हमारे जो भी इंडिजीनियस मेडिसिन है उसका प्योर व्यू में ड्रग्स एक्ट पे काम किया जाए। मतलब कि हमारे जो ड्रग्स एक्ट हैं उसमें इस इंडिजीनियस मेडिसिन को भी इंड्यूस किया जाए, इंक्लूड किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। तो इंडिजीनियस मेडिसिन के बारे में मैं पहले ही बताई हूँ कि इंडिजीनियस मतलब हुआ नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसके ऊपर काम करने के लिए भी वो फोर्स किए और रिकमेंडेशन किए कि हमारे जो ड्रग्स एक्ट हैं उसमें इनकी भी कुछ रूल रेगुलेशंस इंक्लूड किया जाए, इनके ऊपर भी काम करने के लिए मंजूरी दिया जाए। नेक्स्ट था हाथी कमेटी। ये कमेटी कब आई हमारे इंडिया में, तो मोस्ट मिलस्टोन्स इन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हिस्ट्री इन हाथी कमेटी चेयरमैन सब जे शुक्ला हाथी के चेयरमैनशिप में इंडिया गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए एक कमेटी, उसका नाम था हाथी कमेटी। इनका मेन रिकमेंडेशन था कमिटी इज कवर्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट रूल, फॉरेन सेक्टर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइसेंस, उनकी प्राइस कंट्रोल, उनकी इंपोर्ट प्रोसेस और उनकी जो भी फॉरेन से आने वाली है उसकी क्वालिटी रूल के ऊपर में काम करने के लिए ये कमेटी को अपॉइंट किया गया था, इंडिया ने अपॉइंट किए थे। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी पर्पज़ क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कहाँ से आई है, उसकी ओरिजिन क्या है, हमारी इंडिया में फर्स्ट कंपनी कैसे आई, एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में इंडिया ने जानी कैसे, किस तरीके से कमेटी बनाए गए और उसके ऊपर हमारे प्रोफेशंस के लिए काम किए गए और उसके थ्रू हमारे प्रोफेशंस के ऊपर काम किए गए, सभी चीज़ें हम देख लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे फार्मासिस्ट है वो हेल्थ केयर सिस्टम में उनका रोल क्या है, फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। तो फार्मासिस्ट का मेन रोल है कि प्रेस्क्रिप्शंस एडहेंस करना, मतलब प्रेस्क्रिप्शंस को हैंडलिंग करना। सेकेंड काम है कि हमारे जो ड्रग्स हैं उसकी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर में ध्यान रखना। थर्ड वन इज़ द ड्रग चॉइस, ड्रग्स का चॉइस करना, ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, ड्रग्स का रिसर्च करना, ये फार्मासिस्ट का काम है। सेकेंड है ड्रग्स को मॉनिटरिंग करना। थर्ड वन इज द इंफॉर्मेशंस ऑफ द एजुकेशंस, इंफॉर्मेशंस एंड एजुकेशंस और ड्रग्स के ऊपर में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना भी उनका काम है। नेक्स्ट है कि क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक मतलब हुआ कि हमारे जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है इसमें दो टाइप्स के सिस्टम्स हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या हुआ, व्हाट द ड्रग डोज टू द बॉडी, एंड फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या हुआ कि व्हाट द डोज ड्रग्स टू द बॉडी। तो कितना बॉडी में डोज चाहिए वो है डायनेमिक का काम, और कौन सी बॉडी को कौन सी ड्रग्स की चाहिए, कौन से रूट से चाहिए, वो हुआ फार्माकोकाइनेटिक का काम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन से एडीएमई सिस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस, रूट ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस है, इन सभी के ऊपर में भी नॉलेज रखना चाहिए फार्मासिस्ट का, और वो ही उसका काम है। नेक्स्ट है कि हमारी जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है हेल्थ एक्टिविटी के लिए, उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भी डिफरेंट रिसर्च करना इनका वर्क है। फार्मासिस्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योरिंग दैट द राइट पेशेंट इज रिसीविंग राइट मेडिसिन इन ए राइट डोज फॉर द राइट कंडीशंस
इन द राइट डोज फॉर्म एट द राइट फ्रीक्वेंसी। तो फार्मासिस्ट को ही पता होता है कि एक पेशेंट को जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसे कौन सी मेडिसिन देंगे, कितने क्वांटिटी में देंगे, कितने टाइम के लिए देंगे और किस तरीके से खाने के लिए देंगे। तो ये भी उसी का रोल है, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी का वर्क है। फार्मासिस्ट इज कंसिडर्ड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम्स एंड फार्मासिस्ट इज लिंक टू द फिजिशियन एंड पेशेंट। तो फार्मासिस्ट ही एक ऐसा पर्सन है जो कि फिजिशियन और पेशेंट के बीच में इंटरलिंक होके रहता है। फार्मासिस्ट फिजिशियंस को भी कंट्रोल करता है, उसको भी इंफॉर्मेशन देता है, उसकी भी ये सिस्टम्स को कंट्रोल करता है और पेशेंट को के बारे में भी सोचता है, पेशेंट के बारे में भी वर्क करता है। तो फार्मासिस्ट का मेन रोल हेल्थ केयर सिस्टम में है और वो रहेगी। तो हमें इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आगे हम लोग और एक्ट सब पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे कि और कर चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस क्या है, उसका रूल रेगुलेशंस क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूँ, और लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे इंस्पायर्ड मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग।